हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपका ड्रीम क्लासेस के इस ऐप पर स्वागत करती हूँ। अब से हमने नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था मादा युग्मकोद्भिद का। वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। प्लस हमारा जो मेनली टॉपिक होगा आज का होगा परागण। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? परागण, पॉलिनाइजेशन। उससे पहले हम हमारा जो पहले का टॉपिक रह गया था उसको हम देखते हैं। वो टॉपिक मैं स्किप भी कर सकती थी, उसके अंदर मुझे आपको सिर्फ एक लाइन समझानी है ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैं उसे स्किप भी कर सकती थी। लेकिन आपके लिए मैं उसे वापस पढ़ा रही हूँ, तो आप उस पर कंसंट्रेशन कीजिएगा कि ये इम्पोर्टेंट लाइन थी और ये हमें पढ़नी चाहिए थी। चलिए अब हम देखते हैं हमारे मादा युग्मकोद्भिद, जो कि हमारा होता है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस तरह से होता है। क्या देखेंगे हम? मादा युग्मकोद्भिद, जो कि हमारा क्या है? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस तरह से होता है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है, या फिर फॉर्मेशन किस तरह से होता है, वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अभी तक हम बहुत बार डायग्राम बना चुके हैं। ये बहुत बार बनाया हमने ये डायग्राम। होप सो कि आपको इनके नेम भी लर्न हो गए होंगे कि कौन सा एपरेटस कहां पर है। हमारे इस अंडक की संरचना में आपको नेम भी लर्न हो गए होंगे कि कौन सा एपरेटस कहां पर है। तो ये वाला पार्ट हमारा, ये पार्ट, ये क्या होता है? हमारा बीजांड का है। क्या होता है ये? हमारा बीजांड का है। पता है आप लोगों को? एंड यहाँ पे हमारा होता है ये, जो कि मेन डेवलपमेंट हमारा करता है। ये होता है हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या होता है ये? हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्या है ये? हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु हमारे निभाग की तरफ प्रेजेंट होता है। अगर हम बोले तो हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु कहां पर होता है? निभाग की ओर प्रेजेंट होता है। अब इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या होता है? मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है। समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमारे इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारा समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोई भी कोशिका बराबर दो भागों में विभक्त हो जाती है एवं इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। ऐसा विभाजन हमारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर? अब देखिए, इसको तो साफ कर देते हैं। अब देखते हैं हम कि इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। तो ये हमारा वही डायग्राम, जो कि मैं दोबारा नहीं बना रही हूं, दो कोशिकाएं बन जाती है। ये दोनों कोशिकाएं परिधि की तरफ जाकर विद्यमान हो जाती है। दोनों कोशिकाएं कहाँ चली जाती है? हमारे
परिधि की तरफ चली जाती है। अब इनमें क्या होगा, वापस समसूत्री विभाजन होगा, बहुत सारे समसूत्री विभाजन होंगे। तो कैसी अवस्थाएं हो जाती है, 8 कोशिकाएं बन जाती हैं इनमें। कैसी अवस्था आ जाती है, जब इनमें 8 कोशिकीय अवस्था आ जाती है। कैसी अवस्था आ जाती है, 8 कोशिकीय अवस्था आ जाती है। जब इनमें 8 कोशिकीय अवस्था आ जाती है ना, तो इनकी 2 कोशिकाएं तो केंद्रक की तरफ यानी कि मिड वाले पार्ट में, 3 कोशिकाएं ऊपर और 3 कोशिकाएं नीचे स्थित हो जाती हैं। क्या होता है हमारे, देखिए 2 कोशिकाएं तो हमारी सेंटर की तरफ, 3 कोशिकाएं हमारी ऊपर, 3 कोशिकाएं हमारी नीचे की तरफ विद्यमान हो जाती है। अब ये आगे चलकर क्या करती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अब ये 3 ऊपर वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, 3 नीचे वाली कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, और बीच में ये जो स्थित हमारी कोशिका है इसको हम क्या बोलते हैं, हमें वो पढ़ना है। इतना समझ में आया? चलिए देखते हैं हम कि इनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक मैं डायग्राम बनाती हूँ, पूरा कंप्लीट डायग्राम कि ये कहाँ पे और किस तरह से व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारी 2 कोशिकाएं तो बीच में थी और हमारे 3 कोशिकाएं कहाँ होती है, ऊपर। एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, एक कोशिका, दूसरी कोशिका और वही तीसरी कोशिका। अब चलिए मैं इनके जल्दी से नाम लिख देती हूँ, फिर हम करेंगे कि इनमें क्या होता है। ये जो मिड में होती है ना, ये होती है हमारी ध्रुवीय सेल, सेंट्रल सेल। क्या होती है हमारी, ध्रुवीय सेल, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। उसके बाद में होती है ये हमारी, ये बड़ी वाली है हमारी अंड कोशिका, बाकी की है हमारी सहायक कोशिका। 2 कैसी होती है, सहायक कोशिका। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे होता है हमारे तंतुनुमा उपकरण होता है। ये भी मार्ग या दिशा प्रदान करने का काम करता है। किसको मार्ग या दिशा प्रदान करने का काम करता है, हमारे परागनली को। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस टॉपिक के लिए मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, उस लाइन के लिए ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको, वो आने वाला है। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। हो गया, चलो ये बन गया ना अपना, तो बाकी का मैं रब कर देती हूँ और अब देखते हैं। अब क्या हुआ, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है ये, 8 केंद्रक दिख रहे हैं। क्या है यहाँ पे, 8 केंद्रक। लेकिन अगर हम बात करें कोशिकाओं की, तो 1 2 3
4 5 6 7, 7 कोशिकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक है वो क्या होता है, कैसा होता है। 8 तो होता है केंद्रकीय और 7 क्या होता है, कोशिकीय। अब ये जो हमारे एम्ब्रियो सेक है, ये हमारा मादा युग्मकोद्भिद है, भ्रूणपोष है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, वही कैसे हुआ है, एक क्रियाशील केंद्रक से हुआ है, जिसे कि हम क्या बोल रहे थे, गुरु बीजाणुधानी। और वहां पर हमारा नर में क्या हुआ था, गुरु बीजाणुधानी से ना होके किस में हुआ था, लघु बीजाणुधानी से हुआ था। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ से होगा, एक भ्रूणपोष से होगा, जिसमें क्या होगा, हमारे एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होगा। क्या होगा, हमारे एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होगा। अब ऐसी अवस्था हमारे कहाँ पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हमारे एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। अब चलो सबसे मेन पॉइंट जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर का, परागण, पॉलिनाइजेशन। तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख के देती हूँ। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिख के देती हूँ कि क्या होता है। चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसको देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है परागण, पॉलिनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। परागकणों का, जो हमारे परागकण है, एक पादप से दूसरे पादप की ओर विस्थापन परागण कहलाता है। या हम इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं, परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। क्या लिख सकते हैं हम एक और, परागकणों का उसी पुष्प या अन्य पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। इतना क्लियर आपको कि हमारा परागण क्या है। कोई भी हमारा परागकण है, अब ये हमारे फ्लावर से या तो इसी प्लांट के फ्लावर पे चला जाए या फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला जाए, तो इस कहां पर जाएगा, फ्लावर के भी वर्तिकाग्र पर। कहां जाएगा, फ्लावर के वर्तिकाग्र पर। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस प्रक्रिया को, परागण। अब इस पॉलिनाइजेशन के टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम इसके टाइप्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम, परागण के टाइप्स।
हमारे परागण के 3 टाइप है। परागण के कितने टाइप है? 3 टाइप है। एक है हमारा स्वपरागण, दूसरा है हमारा सजात पुष्पी परागण, तीसरा है हमारा पर परागण। क्या क्या है हमारा? एक है हमारा स्वपरागण, एक है हमारा सजात पुष्पी परागण, और तीसरा टाइप क्या है हमारा? पर परागण। तो हम देखते हैं स्वपरागण क्या है, सजात पुष्पी परागण क्या है, और हमारा पर परागण क्या है। तो इनको हम डायग्राम से समझेंगे कि क्या होता है। चलो, ये हमारा दूसरा प्लांट। अब इसमें हमारे लीव्स होंगी। ये ऐसे नहीं है कि परागण किसी भी पादप का परागण हो और किसी भी चले जाए, ऐसा नहीं है। सेम स्पीसीज पर ही होता है। अब वो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि सेम स्पीसीज पर किस तरह से होता है, ऐसा क्या होता है इनके पास कि वो पहचान लेता है कि ये हमारा है या फिर नहीं है। इनमें हमारा क्या होगा? ये तो हमारा फ्लावर है। अब इस फ्लावर पे हमारा क्या होगा? वही पूरी अंड वाली संरचना, फीमेल, अब यहां लगे हुए होंगे मेल्स इस तरह से। ठीक है, अब ये ही हमारे पॉलन ग्रेन इसी फूल से यहां चले जाएं, इसी पादप के पुष्प, यानी कि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर के परागकण ही उसी की वर्तिकाग्र पर चला जाए, तो ये तो हमारा क्या होगा? स्वपरागण। ठीक है, ये सेम प्लांट है। ठीक है, सेम प्लांट है। अगर सेम प्लांट के ही परागण उसी प्लांट के किसी अन्य फ्लावर की वर्तिकाग्र पर चले जाए, तो वो क्या होगा? हमारा सजात पुष्पी परागण। लेकिन ये हमारे परागण किसी अन्य पादप की पुष्प पर चले जाए, तो ये क्या होगा? हमारा पर परागण। यानी कि यहां से अगर पॉलन ग्रेन इस पर जाएंगे तो ये है हमारा सजात पुष्पी परागण, यहां से अगर यही गिर रहे हैं ये, तो ये है हमारा स्वपरागण। इतना क्लियर? चलो, अब इनके एरो बना दो कि किधर से किधर जा रहे हैं, ताकि पता चले कि किधर से किधर आए हैं, किधर से किधर गए हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। चलो, अब ये क्या होता है? हमारा स्वपरागण कैसे होता है और परपरागण कैसे होता है? स्वपरागण हमारा कैसे होता है?
आनुवांशिक रूप से। और हमारा पर परागण कैसे होता है? पारिस्थितिक रूप से पर परागण। हमारा स्वपरागण कैसे होगा? आनुवांशिकी रूप से। और हमारा पर परागण कैसे होगा? पारिस्थितिकी रूप से। अब हम देखेंगे कि हमारा स्वपरागण को डिटेल में पढ़ेंगे, सजात पुष्पी परागण को पढ़ेंगे एवं पर परागण को पढ़ेंगे। यानी कि ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन होता है, उनमें क्या चेंजेस होते हैं कि वो सिर्फ स्वपरागण ही करते हैं, सजात पुष्पी परागण ही करते हैं, या फिर वो पर परागण ही करते हैं। अब हम हमारा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्वपरागण ऑटोगैमी। यानी कि हमारा स्वपरागण ऑटोगैमी क्या होता है? स्वपरागण ऑटोगैमी क्या होता है कि अगर एक ही पुष्प के मध्य परागण की प्रक्रिया होती है, तो ऐसा परागण स्वपरागण कहलाता है। क्या होगा इस स्वपरागण में? एक ही पुष्प के मध्य परागण की प्रक्रिया हो रही है तो वो हमारा क्या है? स्वपरागण है। अब कैसे? कि हमारा प्लांट है, इसमें फ्लावर है, इसमें फ्लावर है, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पॉलन ग्रेन निकल के, परागकण निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जा रहे हैं और एक ही फ्लावर के मध्य ये प्रक्रिया हो रही है, तो ये हमारा क्या है? स्वपरागण है। तो इस स्वपरागण के हमारे पास कुछ अनुकूलन है। क्या है हमारे पास? कुछ अनुकूलन है, अडप्टेशन है। अब क्या होता है कि जहां स्वपरागण होता है ना, वहां के पुष्प क्या होने चाहिए? बाई सेक्सुअल होने चाहिए। बाई सेक्सुअल मतलब कि उभय लिंगाश्रयी। अब ये हमारा उभय लिंगाश्रयी क्या होता है? कोई भी फ्लावर है उस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक साथ है तो ये हमारा क्या है? बाइसेक्शुअल, उभय लिंगाश्रयी है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग है तो ये हमारा क्या होगा? एक लिंगाश्रयी बोलते हैं उसको। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट अनुकूलन क्या है कि क्या होना चाहिए? समजात परिपक्वता आनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगाश्रयी होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा समजात परिपक्वता आनी चाहिए। समजात परिपक्वता में क्या है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जनन अंग है, ये दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए, यानी कि एक ही टाइम में मैच्योर होने चाहिए, तो हमारा क्या होगा? स्वपरागण होगा, वरना हमारा स्वपरागण नहीं होगा। कई बार क्या होगा कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जनन अंग है, वो पहले परिपक्व हो गया और जो हमारा मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो परिपक्व ही नहीं हुआ। या फिर ऐसा हुआ जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर मादा जनन अंग है, वो परिपक्व हो गया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो परिपक्व नहीं हुआ, तो भी हमारा स्वपरागण नहीं होगा। तो स्वपरागण के अनुकूलन क्या है? सजात परिपक्वता, यानी कि दोनों जननांग हमारे एक साथ परिपक्व होने चाहिए। क्या है?
दोनों जननांग एक साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक है, अब इनका थर्ड कैरेक्टर एंड मेन कैरेक्टर है, इनमें पाई जाती है अनुन्मिल्यता। क्या पाई जाती है? इनका थर्ड कैरेक्टर है, इनमें पाई जाती है अनुन्मिल्यता। अब ये किस में मिलती है? कौन से प्लांट है जिनमें ये मिलती है? हमारे कॉमेलिया के प्लांट में ये मिलती है और हमारे बायोला के प्लांट में ये मिलती है और हमारे ये आगे फेलिया में मिलती है। कहाँ कहाँ ये मिल रही है हमें? कॉमेलिया में मिलती है, बायोला में मिलती है, आगे फेलिया में मिलती है। इनके नाम लिखकर बताइए कि ये किस किस में मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे अनुन्मिल्यता पाई जाती है ना, इसके क्या एडेप्टेशन होते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं हमें कि ये अनुन्मिल्यता पाई जा रही है। मेन कैरेक्टर है अनुन्मिल्यता, अब ये पाई जाती है ना, तो इसके क्या लाभ हो रहे हैं हमको और इससे क्या हानि है। अनुन्मिल्यता से क्या लाभ है और अनुन्मिल्यता से क्या हानि है वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि लाभ क्या है, इसके महत्व क्या है। इसमें क्या है, हम परागकर्ता जैसे कि हमारा कीट हो गया, इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हम ये वेट नहीं करेंगे कि कोई कीट आए या फिर कोई और आए जो हमारा परागण की प्रक्रिया करवाए, तो हमें परागकर्ता की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट इसका महत्व है, इनमें मकरंद ग्रंथि नहीं होती, जिससे मकरंद का निर्माण भी नहीं होगा और श्रम कम लगेगा। जब कम लगेगा तो ये प्रक्रिया क्या होगी, आसानी से हो जाएगी और कम समय में हो जाएगी। आसानी से हो जाएगी और कम समय में हो जाएगी, और हमें यही ऐसी ही टेक्निक चाहिए होती है ना। तो इसके महत्व क्या है, परागकर्ता की आवश्यकता नहीं है हमें, मकरंद ग्रंथियां नहीं होती जिसके कारण मकरंद का निर्माण नहीं होता। अब तो हमें क्या है, श्रम इसमें क्या लगेगा, कम लगेगा, जिससे ये प्रक्रिया आसानी से और कम समय में हो जाएगी। अब इसके कुछ हमारे कमियां भी हैं। क्या होता है कि स्वपरागण होगा ना, तो हमारी कुछ कमी भी है। क्या कमी है, अगर स्वपरागण हो रहा है, अनुन्मिल्यता पाई जा रही है, तो क्या होगा कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता। अब आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता है तो नई चीजें नहीं आएगी, नई अडेप्टेशंस नहीं आएंगे, तो वो जैसा था वैसा ही बना रहेगा। तो ये हमारी एक कमी है अनुन्मिल्यता की। तो आपको स्वपरागण समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण को हम जेनेटोगैमी भी बोलते हैं। इस जेनेटोगैमी में क्या होता है, जो हमारे फ्लावर्स हैं, 2 फ्लावर्स हैं, तो हमारा स्वपरागण क्या था कि उसके अंदर उसी फ्लावर के परागण उसी के ऊपर चले जाते थे। लेकिन सजात पुष्पीय परागण में क्या होगा, कोई भी एक ही प्लांट है ना, तो
एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर परागकण जा रहे हैं तो वो सजात पुष्प परागण में होता है। अब इसमें क्या होता है, एक ही पादप के दो भिन्न पुष्पों के मध्य परागण होगा। क्या होगा, इसमें एक ही पादप के दो भिन्न पुष्पों के मध्य परागण होगा। अगर इसमें परागण होगा तो कब होगा, सजात पुष्प परागण क्या होता है कि पारिस्थितिकी रूप से होता है, यानी कि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब सजात पुष्प परागण हो। सजात पुष्प परागण आनुवांशिकी रूप से तो नहीं होगा, पारिस्थितिकी रूप से होगा। तो इसमें क्या होगा, आनुवांशिकी रूप से स्वपरागण होगा, परंतु पारिस्थितिकी रूप से परपरागण होगा हमारे सजात पुष्प परागण में। दैट्स क्लियर? ओके।